ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो आज हम सी सैट पैसेज एनालिसिस करने जा रहे हैं 2024 का, और ये मैं नहीं करूंगा, आप लोग भी साथ साथ करोगे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ें समझो। देखो, पैसेज टफ नहीं होता है। सी सैट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है दिन ब दिन। बट पैसेज एक ऐसा एरिया होता है ना, जहाँ की आपको बहुत कम इनपुट देना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपका आउटपुट होता है। बेसिक चीज़ें हैं, हम ध्यान देंगे कि आप सी सैट कैसे मैनेज कर सकते हो। मेरा हर बारी जो सी सैट निकला है, भगवान की दुआ से, वो पैसेज ने काफी ज्यादा रोल निभाया है। और मैंने देखा है कि पैसेज एक ऐसा एरिया है ना, कि अगर आपको इस पे कमांड हो गया, जो एक ट्रिक्स होती है, अगर आपने उसको पकड़ लिया कि हाँ ऐसे आते हैं, ऐसे हमें मानना है, ऐसे गलत मानना है, तो आप आराम से सी साइड में 50-60 नंबर ले आते हो। और चीजें आपकी आसान हो जाती क्वालिफाई करने के लिए। नहीं तो मैंने देखा, आपकी कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, कितना भी अच्छा हिंदी हो, सी सैट इज नॉट ऑल अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ अगर आप विलियम शेक्सपियर के भतीजे भी हो या भतीजी भी हो, तब भी कोई जरूरी नहीं है कि आप सी सैट के पैसे सही कर ले जाओ। क्योंकि वो आप मीनिंग समझोगे। मीनिंग समझना इज डिफरेंट थिंग। वो तो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, कोई भी समझ सकता है उसका मतलब क्या है। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, किस माइंडसेट से रखना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिविटी कैसे मेंटेन रखना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो कराया था सी सैट का, और उस पे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। आप जाके देखना, वहां पे मैंने एक सी सैट की जो स्ट्रेटजी डाली थी, कुछ कमेंट्स थे कि बहुत अच्छे से उन्होंने स्कोर किया था। और मेरे भी मतलब 2021 के मैं बात बताऊं, मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे मेरे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा मार्क्स आए थे सी सैट में। मतलब जो मैंने चेक किया था, मेरे 75-72 ऐसे बन रहे थे, एक्चुअल में 85-87 है। क्यों आए? क्योंकि मेरे पैसेज ऑलमोस्ट सारे सही हो गए, दो तीन छोड़ के 2021 में। तो वो ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। वो आपका ऑब्जेक्टिविटी है। सी सैट पैसेज के हिसाब से यूपीएससी क्या चेक करना चाहता है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी। ये हम मिस कर देते हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, पैसेज एनालिसिस करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आप पैसेज एनालिसिस करते हो मॉक टेस्ट में, उसको आप इग्नोर कर दो। बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है। सबके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो वहां तो आप टेस्ट करो ही मत अपने आप को। बस वो जाके आप अटेम्प्ट करो, पैसे सही हो गलत हो उसको कभी काउंट ही मत करो, ना तो सही में ना गलत में। आपको अगर पैसेज एनालिसिस करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का पकड़ना है, और यूपीएससी के माइंडसेट के साथ आपको करना है। तो 2024 का अभी हम सॉल्व करेंगे, और आपको भी साथ साथ करना है। क्योंकि मतलब बहुत सारी चीजें होती है, हमारे कोर्स की पार्ट होती है, पेड पार्ट होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को भी जितना भी हो सके, सबको मतलब ऐसे फ्री में भी कराया जाए, थोड़ा इंगेज रखा जाए। तो आप लोगों को भी करना है। सी सैट में अगर ये चीजें आप करके जाओगे, थोड़ा बहुत सीखोगे, आप वो मेंटेलिटी मतलब डेवलप करोगे जो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करता है, कि अगर ये है तो यही मानना है। अभी आप देखेंगे सामने, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे किन चीजों को आपको मैनेज करना है, तो ये आप जरूर देख लेना। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर से जरूर ज्वाइन करो। आपको करना ही करना है। यहाँ पे अपने पीवाईक्यू एनालिसिस ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हो कभी भी। इन्वायरमेंट की सीरीज हो चुकी है, आप यहाँ से जाके देख सकते हो। आपको अभी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। फ्री मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और दिस इज मैपिंग सीरीज, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड मैपिंग पूरी करा दी, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। तो अपने कुछ कोर्सेज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन एनी टाइम। तो चलो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पैसेज खुद से पढ़ना है। मैं इसको, आप बोलोगे तो मैं जूम कर दूंगा, अच्छे से जूम कर दूंगा, आप इसको पढ़ो। और पैसेज का आपको खुद आंसर ढूंढना है। मतलब जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे, छोटी छोटी चीजें समझेंगे, किस माइंडसेट से आपको डेवलप मतलब करना है, कौन सा माइंडसेट आपको डेवलप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रैंडमली किसी चीज को फॉलो नहीं करना है। देखो, सी सैट में बहुत सारे लोग इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं करते। अगर उसमें अजम्पशन लिखा है तो कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। तो एक मैं आपको बहुत ही तगड़ा हैक बताऊंगा कि आप कैसे ऑब्जेक्टिविटी अपनी मेंटेन कर सकते हो। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही साधारण सी चीज है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस कर लिया, 50-60 क्वेश्चंस में भी कर लिया, तो आपका पैसेज गलत नहीं होगा। देखो, एक चीज आप यहाँ पे मान के चलो कि पैसेज में जो होती है सब्जेक्टिविटी हमेशा होती है। आप 2020 के उठा लो पैसेज, 2021 के उठा लो, 2022 के उठा लो, मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन आपको 100% इसमें वो नहीं दे सकता, क्योंकि सब्जेक्टिविटी होती है बहुत सारे पैसेज के आंसर में। दो दो आंसर क्लोज हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट यूपीएससी की, मतलब यूपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को मानते हैं, वो अपना उनका पर्सनल सब्जेक्टिविटी है। तो हमेशा 100% सही नहीं होते, इसीलिए मैंने आपको 60 मार्क्स बोले। होते तो टोटल 80-85 मार्क्स से, 85 मार्क्स के अराउंड, 85 मार्क्स के अराउंड आते हैं पैसेजेस। अगर आप 27 को मल्टीप्लाई करो 2.5 से, तो आप देख लो कितने मार्क्स है। तो कट पिट के कि दो चार इधर उधर होते हैं, अभी हम लोग भी करवाएंगे। एक अपनी मेरी आंसर की है, उसके बाद मैंने इधर उधर से भी चीजें देखी है। आप खुद देखोगे कि इसमें और क्या हम मैनेज कर सकते हैं, तो चीजें आपको समझ में आएंगी।
अभी क्या करना है आपको, इसको पढ़ना है। चलो हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, और साथ में हम इसको सॉल्व करेंगे, समझते चलेंगे। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो चीज पैसेज में दे रखा है आपको अपना नॉलेज यहीं तक लिमिट रखना है। वो कह रहा है कि 2012 में धरती, आपको पता है 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, अगर इसमें नहीं लिखा है तो आप नहीं मानोगे। हमें अपना नॉलेज, अपना ज्ञान सिर्फ इस पैसेज तक लिमिटेड रखना है, अपना बाहरी ज्ञान नहीं लेके आना है। बस एक चीज समझ लो। दूसरी चीज, आपको बहुत सारे अजम्पशन दिखने को मिलेंगे, कीवर्ड्स, आपको क्रक्स दिखने को मिलेगा, आइडियल क्या है, ये सारी चीजें बहुत मैटर नहीं करती हैं। आप उठा के देखो, बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं कि जो क्रक्स होता है उसमें ये देखना है, जो अजम्पशन होता है उसमें ये अज्यूम करना है। उससे क्या होता है ना कि चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स होने के चक्कर में हमारा जो एक मेथड है वो फेल हो जाता है। फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार यहाँ तो अजम्पशन है, सर ने तो अजम्पशन बोला था कि ऐसे ऐसे अज्यूम करना है, तो ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, फिर इतना हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। आपको किसने बोला कि अजम्पशन में ऐसे अज्यूम करना है, सेंट्रल आइडिया में ये करना है वो करना है? ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक चीज मेंटेन रखो कि जो पैसेज में नहीं उसको नहीं मानना है। एक दो ऊपर नीचे हो जाएंगे, होने दो। लेकिन आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला बना के जाते हो ना, कहीं यूपीएससी ने तो फॉर्मूला दे नहीं रखा है कि एजम्पशन का मतलब आप ऐसे एज्यूम करोगे वैसे एज्यूम करोगे। तो हम अपने तरफ से, या कोई टीचर आपको बता रहा है, क्यों मानना? तो हमें हमेशा एस्पिरेंट माइंडसेट में रखना है कि अपना बेस्ट करके आना है। एक दो ऊपर नीचे होंगे ठीक है, लेकिन हमें अपना रूल नहीं भूलना है। मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करवाता हूँ, वहां यही चीजें बताता हूँ कि आपको कभी अपना प्रोसेस नहीं भूलना है। तो यहाँ भी एक चीज मेंटेन रखना कि हमें अपना प्रोसेस नहीं भूलना है। वो सारी चीजें अभी के लिए आप भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देखो आप आराम से सॉल्व करोगे इसको। वो जो अजम्पशन होता है, सेंट्रल आइडिया क्या, सब भूल जाओ। चलो अब शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको भी साथ साथ आंसर इसके देना है लाइव चैट में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ द फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। तो कह रहा है कि जो एफएओ है वो बता रहा है कि 1/3 जो फूड प्रोड्यूस होता है वो लॉस्ट हो जाता है, तो वेस्ट हो जाता है ग्लोबली। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजप्शन। कि जहां से खेती में हम बनाते हैं, मतलब मान लो किसान ने गेहूं पैदा किया, वहां पे बहुत सारे गेहूं बर्बाद हो गए। उसके बाद जब हम कंजम्पशन के लिए इधर उधर, मतलब जो एक पूरा चेन है ना, कि वहां से ले गए, फिर ट्रांसपोर्ट किया, फिर स्टोर किया, कुछ वहां पे डिस्ट्रॉय हुए, फिर ट्रांसपोर्ट किया वहां पे डिस्ट्रॉय हुए, फिर जब हाउस होल्ड के पास गया वहां भी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई। तो ओवरऑल डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, कह रहा है कहाँ से लेके, थ्रू आउट द सप्लाई चेन। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन बाय द 45%। अब कह रहा है कि जो वेस्टेज इंक्रीज हो रहा है ना ग्रीन्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, 45% का लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है। ये बता रहे हैं 45 मतलब ह्यूज होता है एक तरीके से। मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या कि अभी ग्रोथ बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, एमएसपी है, मतलब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, चीजें होती हैं, तो उसको इससे लिंक कर दिया एक तरीके से। उन सब चीजों पे हमें ज्यादा नहीं जाना, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, और एक्सेसिव जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं इसकी वजह से। द एनर्जी स्पेंट ओवर वेस्टेड फूड रिजल्ट इन अबाउट 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। तो फिर कह रहा है कि जो हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें एनर्जी कुछ लगती होगी। तो कितना है, अराउंड 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, इतना ज्यादा एवरी ईयर, मतलब एक तरीके से एमिशन होता है। डिके ऑल्सो लीड टू हार्मफुल एमिशन ऑफ अदर गैस इन द एटमॉस्फेयर। डिके मतलब क्या कि सड़ गया, मान लो आपका देखते हो कि बहुत सारा अनाज सड़ता है। जैसे एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2021-22 में कि 90,000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो डिके हो रहा है ना, सड़ रहा है एक तरीके से, उसमें मीथेन निकल गया, कुछ और गैसेस निकल गए। Addressing the loss of wastage of the food in the all form is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability। तो ये कह रहा है कि हमें इसको बचा के रखना है, मतलब थोड़ा सा हमें वेस्टेज बचाना है, और ये सारी चीजें देखनी है। तो ओवरऑल आपने क्रक्स समझ लिया, पैसेज का मतलब ये जो कह रहा है। अब आते हैं आंसर के ऊपर। अब हमें क्या ध्यान देना है, ये चलो आप ठीक है थोड़ा सा पढ़ लो कि मोस्ट लॉजिकल रेशनल इंटरफेरेंस दैट कैन बी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। बट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमने क्रक्स समझ लिया। तो कह रहा है कि फूड प्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है कि फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, लॉस, और वो हर जगह से हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन से लेके सप्लाई तक हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन एमिशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है। तो हमें इसको सस्टेनेबल बनाना है। कुल मिला के क्रक्स यही है, हमें इतना समझ में आ गया। अब चलो पढ़ते हैं। अभी क्या होगा, आपको बहुत सारे पैसेजेस में स्टेटमेंट आपके बहुत ज्यादा सही निकलेंगे। आपको ऐसा, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जहां के चारों स्टेटमेंट सही है, चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपको चारों सही नहीं मानना है। अभी आप यहाँ पे पढ़ो, चलो मैंने ये कर दिया और यहाँ पे थोड़ा वो कर दिया। अब आपको एक एक करके पढ़ना है और आपको खुद ही आंसर बताना है। चलो पहला कह रहा है, द करंट मेथड ऑफ द फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। कह रहा है द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोनली रिस्पॉन्सिबल। अब देखो वो कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है,
सोलली का मतलब क्या हो गया कि आप इसी को सीधा ब्लेम कर रहे हो। सोलली तो नेगेटिव हो गया ना एक तरीके से, कि कंप्लीटली इसी का फॉल्ट है, कि फॉर द लॉस एंड मतलब जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वही मेन रीजन है, ऐसा तो नहीं लिखा है। उसने लिखा है ये रीजन है, बट क्या केवल यही रीजन है? ऐसा पैसेज ने नहीं लिखा है, तो हमें अज्यूम नहीं करना है, हमने इसको काट दिया। एकदम हमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके रखना है, पैसेज में नहीं था नहीं मानना है, सीधे नहीं है कि सोलली रिस्पॉन्सिबल, उसने बोला सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है। Now, land productivity is the adversely affected by the prevailing trend of food and loss and waste। तो बिल्कुल adversely, अभी हमने देखा था यहाँ पे 45% के अराउंड, तो adversely कह रहा है, बिल्कुल adversely है, इसको हम सही मानेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्ट ऑफ द फूड रिजल्ट इन द लेसर कार्बन एमिशन। हमें पता है ना कि बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से 3 बिलियन कार्बन टन हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, कह रहा है रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन द लेसर कार्बन फुटप्रिंट, तो जो 3.5 बिलियन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हाफ हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा, ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा। अगर यहाँ एग्जैक्ट नंबर दे देता तो हम गलत मान देते, क्योंकि ऐसा पैसेज में नहीं है। वो सिर्फ कह रहा है कि हाँ मतलब उसकी वजह से बढ़ रहा है, अगर उसको कम करेंगे तो लेसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ये भी हम सही मान सकते हैं। फिर कह रहा है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। अब कहाँ मतलब ऐसे लिखा है नॉट अवेलेबल? ये तो लिखा ही नहीं है, वो तो सिर्फ चीजें बता रहा है ना कि ये प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी की बात कहाँ से हो गई? तो हम इसको भी एज्यूम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ पैसेज तक करना है। अब आपके पास बाहरी नॉलेज है, बाहरी ज्ञान है कि अवेलेबल नहीं इंडिया में, हमने तो GS3 में पढ़ा था, वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी, ये सारी चीजें आपको अप्लाई नहीं करना है। तो हमारा 2 और 3 सही है। तो वैसे भी अगर आप 4 से हटा दो तो आप 1 2 में आओगे, एक हमने हटा दिया, 2 3 आपका करेक्ट है। सिंपली मतलब स्टेटमेंट वाइज है, थोड़ा बड़ा है एक तरीके से, आप देखो मॉडरेट टू टफ साइड है, बट अगर आप आराम से पढ़ोगे इसको, एक नजर अगर दौड़ाओगे, आराम से आप एलिमिनेट कर जाओगे। जैसे आर नॉट अवेलेबल, आराम से आप एलिमिनेट कर लोगे। सोलली रिस्पॉन्सिबल, आराम से एलिमिनेट कर लोगे। चलो अब दूसरा देखते हैं। बेस्ड ऑन द assumption ऑफ द पैसेज फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। अब कह रहा है द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू बी रीइमेजिन। ठीक है, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, खेती जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद जहां से हाउस होल्ड को हमने किया, सारा अगर मिला लिया जाए, री उसको हमें री इमेजिन करने की जरूरत है, उसको थोड़ा बहुत कहीं सही करने की जरूरत है। एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ द फूड। तो बिल्कुल सही बात है ना, कि लास्ट पैराग्राफ में भी उसने यही बोला है कि इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मिनिमाइज करने की। बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट सिर्फ इसने बोला है, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। री इमेजिन करने की जरूरत है ना, उन चीजों को देखने की जरूरत है, तभी तो ठीक होगा। फिर कह रहा है इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ द फूड, रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन। अब देखो ये आती है आपकी सब्जेक्टिविटी। अगर मुझे करना हो, मैं अभी इसको गलत मान लूंगा, क्योंकि जो मैंने एक लास्ट 5 6 साल का ट्रेंड देखा यूपीएससी में, वो मतलब बिल्कुल भी बायसनेस नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आंसर, मतलब एक आंसर दिखाऊंगा उसको समझने के लिए। लेकिन अब उसमें हाउस होल्ड की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि सिटीजन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल द सिटीजन, ये थोड़ा सा मुझे एक्सट्रीम लग रहा है। मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है यूपीएससी दे दे, सब्जेक्टिव चीजें हैं, लेकिन मैं इसको तो गलत ही मानूंगा अभी के लिए। अभी जब आंसर किया आएगा तो देखेंगे। लेकिन जो एक ट्रेंड रहा है, मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। उसमें हाउस होल्ड मेंशन है, सोशल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं, बट ऑल सिटीजन नॉट नेसेसरीली ट्रू। देखने में बहुत अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज ऐसे पैसेज में मेंशन नहीं है कि ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे अगर एक वर्ड भी लिखता तो हम मान लेते, तो हम इसको गलत मानेंगे और हम ओनली 1 पे जाएंगे। तो आराम से आप 2 मार्क्स यहाँ भी अचीव कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए मतलब डिस्प्यूटेड भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप उस चीज को जानो कि डिस्प्यूटेड भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है, लेकिन आपको प्रोसेस नहीं छोड़ना। आप देख लेना, आई एम 55% श्योर, नॉट 90 बट 55% श्योर कि ये वाला आपका गलत ही होगा। अब वो यूपीएससी का आएगा, आप लोग खुद देखोगे, पता चलेगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2024 का ही है नेक्स्ट। नाउ कह रहा है टुडे वी कंसीडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क। अगर आज के समय में हम देखें, जैसे सिटीज न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, आर सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटी इन द वर्ल्ड, कि मतलब बहुत आइकॉनिक सिटीज हैं इन द वर्ल्ड। इट इज बिकेम प्लान कैरिंग ए हैवी सिस्टम अप्रोच, मतलब ठीक है, वर इम्पोज ऑन देयर precedents. Now, the backbone of the system theory is the process of translating social, spatial, and culture desirable into mathematical model.
यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिक्स ऑप्टिमाइजिंग एंड एल्गोरिदम वेज ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि जैसे न्यूयॉर्क हो गए, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ये जो शहर बना है ना, सिस्टम अप्रोच के बेसिस पे बना है। सिस्टम अप्रोच की बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट कर दिया। सोसाइटी कैसे रहेगी, उसका एरिया कैसा है, कल्चर कैसा है, सारी चीजों को मतलब जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं सिस्टम अप्रोच। थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को थोड़ा पता होगा, जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल किया, ज्योग्राफी ऑप्शनल किया, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, एक पॉजिटिविटी होती है। तो वो चीज यहाँ पे पकड़ के रखा है कि हमारा क्या है, सिस्टम अप्रोच है, बहुत सारी चीजें हम इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिक्स, कंप्यूटर में डालेंगे कैसे क्या बेस्ट प्लानिंग हो सकती है, एल्गोरिदम को समझेंगे। तो ये बता रहा है कि जो पुराने वाले मतलब शहर थे, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, वो कैसे बनते थे सिस्टम अप्रोच के बेसिस, थोड़ा एडवांस चीजों को सोच के। द अर्ली यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट विच बिगन टू ट्रेन द प्रोफेशनलिज्म प्लानिंग, कि जो वेस्ट की बात कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका, वहां पे क्या होता था कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म बढ़ाया जाता था प्लानिंग में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता था कैसे आपको प्लानिंग करना है ना। स्परविड some of the most ingenious planner who were expert on these domain. This was because these were subject were absorbed in the planning curriculum that had its root in the social science, geography, architecture. Planning in India and its education differ from the West. अब देखो, बहुत सारी चीजें आपको इसमें समझ में नहीं आएंगी। जब भी मैं पैसेज पढ़ता हूँ या मैं सॉल्व करता था, तो बहुत सारी चीजें आपको हर एक स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है कि मतलब क्या है। तो पैसेज यही बता रहा है कि जो प्लानिंग हुई थी वेस्ट में, वो कैसे हुई थी, सिस्टम अप्रोच के बेसिस पे, जहाँ कल्चर, सोशल, स्पेशियल सब कुछ इंटीग्रेट करके एक बहुत अच्छे तरीके से मॉडल तैयार करके किया गया था। क्योंकि वेस्ट में क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनलिज्म पढ़ाया जाता है, तो चीजें इसीलिए थोड़ी अच्छी होती हैं, जो कि कॉमन सेंस की बात है। इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इंडिया में डिफरेंट क्या है कि मतलब इंडिया में ये चीजें नहीं, प्लानिंग इंडिया एंड एजुकेशन डिफर फ्रॉम द वेस्ट। ठीक, अब इतना हमें पता है। अब देखते हैं इसके बारे में। आपको चार ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपको पहचानना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। तो हम एक एक पूरा पढ़ेंगे। करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, क्या कह रहा है कि करिकुलम फॉर द अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स, ठीक, डाइवर्स होना चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सही लग रहा है। इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक फॉर्मल ट्रेनिंग। अब ये चीज स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या पैसेज में मेंशन है? नहीं मेंशन है। यही चीज आपको सीखनी है, यही आपका हैक है कि जो चीज नहीं मेंशन है, आप अपना बायस होके नहीं होना कि आपको हाँ हाँ ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का, अरे पैसेज में नहीं है वो, इसको तुरंत काट देना है। पैसेज में तो ऐसा आपने कहीं ब्यूरोक्रेसी वर्ड भी नहीं पढ़ा, तो है ही नहीं, बस उसने लिख दिया डिफरेंट है। अब ब्यूरोक्रेसी हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, पैसेज में वो चीज थोड़ी ना लिखा है। फिर कह रहा है कि इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इन लोकल अफेयर विद ए क्रॉनिक प्रॉब्लम सफिशिएंट फंड, कहीं फंड की बात हुई है, कहीं लोकल अफेयर की बात हुई है, ये सब हमें नहीं पता पैसेज पे ना। आपका वो पहले का नॉलेज है, आपने जो जीएस में पढ़ रखा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ इनसफिशिएंट फंड है, वो तो आपका नॉलेज है, बट क्या वो पैसेज में था? नहीं था, हम इसको गलत मानेंगे। विद कह रहा विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या ये पैसेज में था? नहीं था, ये आपके बाहर की नॉलेज है। पैसेज में ये था कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव, होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। मतलब क्या हो गया, आपका सिस्टम अप्रोच होना चाहिए जैसे कि वेस्ट में होता है। तो ये आपका करेक्ट निकल गया। तो आप बायस नहीं हुए। बहुत सारे लोग बायस हो जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्टर वाले होते हैं। आपको इसमें बायस नहीं होना है ना। दूसरा बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द above passage the following assumption has been made. India need a new generation of urban professionalism with the knowledge relevant to the modern urban practice। यही तो कह रहा है ना पैसेज में, कि पैसेज में ये कह रहा है कि द अर्ली यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट विच बिगन टू ट्रेन द प्रोफेशनलिज्म प्लानिंग, वहां पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा फोकस किया जाता था यूनिवर्सिटीज में, जो कि इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया की प्लानिंग डिफरेंट है। कॉमन सेंस से सोचो कि वो चीजें हैं। तो बिल्कुल ये चीजें हमें नीड है कि न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनलिज्म आए, ताकि हमारी भी प्लानिंग सिस्टम अप्रोच के हिसाब से होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैज नो कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द सिस्टम अप्रोच। अब नो कैपेसिटी, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट, ये तो आप देख के ही काट दिया करो। जब भी स्टेटमेंट एकदम नेगेटिव में हो, कि डिनाई कर दे, नेग्लेक्ट कर दे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, इसको आपको हटाना ही हटाना है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ओनली वन ऑप्शन। नॉट वेरी टफ, आपको बस अपना बाहरी नॉलेज नहीं लेके आना है। आप ऐसे समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ पैसेज दिया गया है, आप यूपीएससी के हो ही नहीं, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, बस पैसेज पढ़ के आपको उसी के आंसर देना है। ये आपको मेंटालिटी आपको बना के रखनी। नाउ अब देखो,
देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूपीएससी बिल्कुल भी मतलब बायसनेस नहीं रखती। एक मैंने आपको एग्जांपल उठाया, आप ध्यान से पढ़ो। कह रहा है पॉलिसी मेकर्स एंड मीडिया हैव प्लेस द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइसेस ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है जिनको जिनको ब्लेम किया गया है फूड प्राइसेस बढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, bad weather in key food producing countries. ठीक है, and the diversion of land non food production increase in emphasis however has been placed on surge in demand for food from the most populous emerging economy. It seems highly probable that mass consumption in these countries could be poised to create the food crisis. ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ ली है, बहुत सारे इसने रीजन बताए। अब चलो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपको अजम्पशन करना है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री आर वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फूड प्राइसेस। अब देखो यहाँ कह रहा है कि पॉलिसी मेकर मीडिया हैव प्लेस द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग फूड प्राइस ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर। द पॉलिसी मेकर ने और मीडिया ने ब्लेम किया बहुत सारे फैक्टर पे, इंक्लूडिंग हाई फ्यूल प्राइसेस, बैड वेदर एंड की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, ये कह रहा है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, कहीं लिखा है यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की वजह से हो रहा है। हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, इसने हाई फ्यूल प्राइसेस बोला। अब हाई फ्यूल प्राइसेस जरूरी थोड़ी ना है कि वो मतलब कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल, हो सकता है हमने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हो, वो भी सब्जेक्टिविटी हो सकती है। तो हम यहाँ अज्यूम नहीं कर सकते कि कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल। हाई फ्यूल प्राइसेस होता या ऑयल प्राइसेस होता तो हम उसको मान लेते। कह रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो हम इसको नहीं मानेंगे। यही चीज आपको सीखना है, यही आप गलतियां करते हो। आप यहाँ पे अज्यूम कर लेते हो कि यस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, क्योंकि ऊपर हाई फ्यूल प्राइसेस लिखा है। आप सीधे अपना नॉलेज अप्लाई कर दिए, जो आप बायस हो नॉलेज लेके कि हाँ गल्फ कंट्रीज होंगी, कुवैत होगा, सऊदी होगा। ये चीज आपको नहीं करना है। ये सारे पैसे मेरे सही हुए थे, ये 21 का मैंने आपको एग्जांपल उठाया बीच में 24 के। दूसरा, इफ देर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। ये कह रहा है इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजप्शन दिस कंट्री कुड बी poised टू क्रिएट ए, सीम्स हाईली प्रोबेबल मतलब हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस है। ये कह रहा है इट विल बी मतलब श्योरिटी कह रहा है, तो श्योरिटी नहीं हो सकता। यहां होता अगर इट विल बी यहां लिखा होता और यहां लिखता हाई प्रोबेबल, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। देखो यही चीज आपको समझना है, आपको यही तो निकालना है ना, असर्शन मतलब दिया है रीजनिंग निकालने की, होगा वो होगा। ये कह रहा है इट विल बी, ये श्योरिटी से बता रहा है, इसने प्रोबेबिलिटी बताई है। यहां अगर श्योरिटी होती, यहां प्रोबेबिलिटी होती, तब ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये गलत है। सारी कोचिंग ने इसको मतलब किसी ने बी दिया था, किसी ने ए दिया था, मैंने डी मारा था बहुत सारे, इसीलिए मेरे 21 में 87 पॉइंट कुछ ऐसे आ गए थे, क्योंकि मेरे पैसे जो थे 27 में से अराउंड 23 सही हो गए थे, 23 24। और उस साल का टफ था। तो क्यों सही हो गया, क्योंकि आपने बायसनेस नहीं की, मतलब आपका जो प्री नॉलेज है उसको आपने यूज नहीं किया। आपका यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, डी। यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। तो एक मैंने एग्जांपल उठाया था कि कैसे यूपीएससी बिल्कुल भी बायसनेस नहीं कंसीडर करती। यहाँ कंट्रीज यूपीएससी भी तो कर सकती थे ना, अज्यूम कर सकते हैं कंट्रीज, कैसे कर सकते हो। उसने नहीं माना कि नहीं कर सकते आप। इट विल बी हो सकता है, अगर आप देखो कि कह रहा है ही हाईली प्रोबेबल, लेकिन वर्ड प्ले है। हाईली प्रोबेबल पॉसिबिलिटी है, विल बी श्योरिटी है। पॉसिबिलिटी को आप श्योरिटी में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, आप पढ़ते हो ना वो सिलोगिज्म वाला कॉन्सेप्ट, तो वो चीज यहाँ भी अप्लाई होता है, इसको ध्यान में रखना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर 24 पे आते हैं। नाउ कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और आंसर देते रहना। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, मतलब नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। कॉमन सेंस की बात है, बड़े लोगों को ज्यादा सुना जाता है, छोटे लोग चिल्लाते ही रह जाते हैं। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज विद हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेसेस फॉर देयर ओपिनियन, दे आर इफेक्टिवली बाइंग द लाउडर वॉइस। पैसा आपने ज्यादा दे दिया तो आपकी ज्यादा दूर तक आवाज जाएगी, आपके पास पैसा नहीं है तो आप चिल्लाते रहो। If political discourse in the digital sphere is a matter of outshining one's opponent till the election is won, then the quality of politics suffer. The focus on social media restricted to the promotion of content that generate more user engagement, regardless of how inflammatory the content may be। तो ये यही कह रहा है कि जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, वहां सब लोग मतलब एक साथ वाली वॉइस नहीं है। जो पैसा ज्यादा देते हैं उन पे उनकी वॉइस ज्यादा दूर तक जाती है। और फिर उसमें कह रहा है कि द फोकस ऑन सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्ट टू द प्रमोशन ऑफ द कंटेंट, वो कंटेंट पे फोकस करते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो। मतलब वही है ना कि क्लिक बेट वाला सिस्टम होना चाहिए कि आप रेवेन्यू जनरेट करो, बाकी क्या सही है क्या गलत है, किसको ज्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, क्या पॉलिटिक्स आ रही है सफर कर रही है, दे डोंट केयर। तो कुल मिला के यही बात हो रहा है, जो हमने क्रस समझा कि मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव साइड बता रहा है सोशल मीडिया का। चलो अभी देखते हैं सेंट्रल आइडिया पैसेज का क्या है। Constructed as a marketplace of views, social media ensure instant access to information। ठीक बात है, ये इंश्योर करता है इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बट क्या ये पैसेज में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। पैसेज में बात हो रही है दूसरी,
वो कह रहा है कि एक्सेस नहीं है लोगों को, मतलब जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा अपनी वॉइस कर रहा है, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उससे फायदे लिए जा रहे हैं। और जो सोशल मीडिया है वो भी पैसा देख रही है सिर्फ। तो एक तरीके से जस्टिस नहीं हो रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग होता है बट ये पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है। सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोड्यूसर बिल्ट बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट। यही तो कह रहा है ना कि कंटेंट दैट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ द इंफ्लेमेटरी कंटेंट में बी फोकस ऑन रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ द कंटेंट दैट जनरेट मोर यूजर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट होता है, पैसे कमाते हैं ना। तीसरा देखो, चलो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, ये तो आपने हटा दिया। तीसरा, सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन करेंगे, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ है पैसेज में? पैसेज तो निगेटिव साइड बता रहा है ना, आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते हो। आपने इसको मान लिया कि नहीं है। इन टूडेज वर्ल्ड द सोशल मीडिया इनएविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। बिल्कुल, ये भी सही बात है। अगर ऐसे कहीं स्टेटमेंट दिया जाए आपके GS1 में आ जाए तो उसको आप सही मान के चलोगे, लेकिन ये पैसेज में नहीं है। पैसेज में सोशल मीडिया नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन, आइडियल और मोरल कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। ज्यादा पैसा दे दो, ज्यादा आपकी वॉइस चली गई। आपका कैसा भी कंटेंट हो, अगर पैसा उससे ज्यादा हो रहा है, यूजर ज्यादा इंगेज कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही, सोशल मीडिया नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट बिल्ट बाय द कंपनी टू मेक प्रॉफिट, पैसा कमाना है। ये आपका बी ऑप्शन है, निगेटिव में बता रहा है। निगेटिव में आपको इसको आंसर देना है कि ये चीजें हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है बट ये पैसेज का पार्ट नहीं है। ये चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखनी ना। देर इज ए इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। पहला ही पढ़ो, नॉट एवरीवन वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। बिल्कुल सही बात है कि इंक्लूसिव नहीं है ना। जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो ज्यादा पे कर सकते हैं, उनको ज्यादा आवाज मिल रही है। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री। सिर्फ द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर, सेम चीज कह रहा है। कैन, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। देखो, वर्ड आपको समझना है कि कैन एडवर्सली इफेक्ट, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि पैसे ने भी बोल रखा है कि सफर करता है। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, सी आपको करना ही करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज ज्वाइन दिस। अगर आप इसको मिस करते हो तो फिर देखो बात ये है ना। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नहीं अवेलेबल रहता। टीम है अभी, टीम चीजें संभालेगी, क्योंकि अपना बैच चलता है पाथ फाइंडर का, PYQ एनालिसिस कराने होते हैं, वो सारी चीजें देखनी होती है। तो आई एम मोर इन्वेस्टेड, जो मेरे पे इन्वेस्टेड है, मतलब जितने भी लोग हैं, बहुत सारे हैं, जितनी सीट रखी थी सब फुल हो गई, डबल डबल हो गए। बाकी PYQ एनालिसिस आप कभी भी एनरोल कर सकते हो, तो मैं वहां पे ज्यादा टाइम देता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे रहोगे, कुछ फ्री चीजें भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आपको वहां मिल जाएगा। यूट्यूब लास्ट प्रियोरिटी रहती है एक तरीके से, बट वो चीजें इंश्योर करने के लिए इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे आओ, टेलीग्राम पे आओ। क्योंकि कोशिश यही रहती है ना कि यार ऐसा ना लगे कि पेड कोर्सेज चल रहे हैं तो आप लोग को मिस कर दिया जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बाद में मैसेजेस आते हुए पढ़ता हूँ कि प्लीज सर, हम लोग को भी ख्याल रखो, हम लोग के लिए भी पढ़ाओ, कुछ करो। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए तो सारे बराबर है ना। जिन्होंने कोर्स में लिया था, जिन्होंने नहीं लिया था, सब लोगों ने मिलकर CSC मैट्रिक्स को बढ़ाया है, एक अपना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। लास्ट ईयर हर वीडियो 10,000 12,000 व्यूज जाते थे, जब तो 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे। बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं जाते 10-10 हजार व्यूज। आप जाके देखो 15 जून के पहले के वीडियोस कितने, सब में 15,000 20,000। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे लोग मतलब वैसे ही हैं। बट हाँ, थोड़ा सा आपको प्रियोरिटाइज करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो टाइम है कि जो समय रहता है उनको ज्यादा दे दो। नाउ लेट्स सी अनदर पैसेज। तो कह रहा है बाय द टाइम चिल्ड्रेन रीच क्लास 8, जब बच्चे क्लास 8 में पहुंचते हैं, द बल्क ऑफ देम टेंड टू बी द एज रेंज ऑफ 13 ईयर टू, मतलब 15, कि 13 से 15 के बीच में होंगे। बट इन अवर कंट्री अबाउट ए क्वार्टर ऑफ ऑल चिल्ड्रेन क्लास 8 स्ट्रगल विद द रीडिंग सिंपल टेक्स्ट एंड मोर देन हाफ आर स्टिल अनेबल टू बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक डिवीजन। तो ये कह रहा है कि चले तो जाते हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि ना तो पढ़ पाते हैं, ना तो मतलब समझ पाते। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। एवरी ईयर अबाउट 25 मिलियन यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम द एलिमेंट्री स्कूल मूव इनटू द लाइफ दैट लाइज फॉर द बियॉन्ड कंपल्सरी एजुकेशन schooling. They cannot enter the workforce at least in the organized sector till the age 18। अब देखो 13-15 साल के बाद अब वो दूसरे जाते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या है कि नहीं भी पढ़ना चाहते हैं। वो 25 मिलियन हर साल होते हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं, जो वहां से पास होके जाते हैं, 8 को पास होके जाते हैं। अब उसमें से वो काम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी 18 साल एज नहीं है। तो फिर कह रहा है फॉर मैनी फैमिलीज दीज चिल्ड्रंस आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिलीज एवर टू गेट दिस फार इन स्कूल। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने फैमिली में पहले होते हैं, जो यहाँ तक पढ़े हैं अभी तक। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट दैट सच ग्रेजुएट फ्रॉम द स्कूल विल गो ऑन हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। वो तो यही सोचते हैं कि बच्चा हमारा और पढ़ता ही रहे। हार्डली एनीवन वांट टू गो बैक
इनटू द एग्रीकल्चर, मतलब कोई नहीं चाहता कि जाके खेती किसानी करे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड अगर हम देखें तो एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज आर फार लोअर देन दे शुड बी इवन बेस्ड ऑन द करिकुलम एक्सपेक्टेशन क्लास 8। अब देखो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, आपने समझ लिया ना ओवरऑल क्रक्स, कि कह रहा है 8 के बाद तो हम लोग जाते हैं, लेकिन जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ना तो पढ़ पा रहे ना कुछ कर पा रहे। फैमिली जो है ये चाहती है कि बच्चा हमारे आगे पढ़ता रहे, आगे बढ़े, क्योंकि एग्रीकल्चर करना खेती कराना कोई नहीं चाहता। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी वो कॉम्पिटेंसी नहीं है आगे चल के, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार खा जाते हैं। एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज बहुत कम है, लोअर जितने की हमारी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अभी समझ गए आप इसका मतलब क्या है, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैज बीन मेड। फिर कह रहा है कि फॉर द इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ए ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट। अब यार देखो ये स्टेटमेंट सही है कि पेरेंट्स का ग्रेटर रोल होता है। आप ऐसे पैसेज, अगर आपको ऐसे लिखना हो या कुछ वैसे लिखना हो, आप इसको सही मानोगे कि ठीक है दिस इज करेक्ट। बट यहाँ क्या पैसेज में लिखा हुआ है ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट पेरेंट्स का होना चाहिए? वो तो सिर्फ बता रहे कि पेरेंट्स चाहते हैं भाई तुम पढ़ाई लिखाई करो, खेती बाड़ी मत करो, यहाँ मत आओ, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके फैमिली में वो पहला बंदा है। तो रोल की यहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो हम इसको गलत मानेंगे। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, रोल की बात यहां नहीं हो रही। यूपीएससी कुछ भी आंसर दे दे, आई डोंट केयर, बट रोल नहीं है और नहीं देगा, मतलब ऐसे इतना ज्यादा एब्सर्ड नहीं हो सकता। नाउ स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म टुडेस रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री में एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट। नाउ क्या कह रहा है कि स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म इन टुडेस रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री में एड्रेस द इशू ब्रॉट आउट। यही तो इशू है ना, यही तो इशू है कि सेम टाइप की चीजें चलते हैं। स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टुडेस रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री में एड्रेस द इश्यूज ब्रॉट आउट। ये एड्रेस करेगा या नहीं करेगा, आप लोगों को बताना है। जस्ट टेल मी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया आपके पास स्टेटमेंट। नाउ जस्ट थिंक कि करेगा या नहीं करेगा। कह रहा है स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टुडेस रिक्वायरमेंट एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्रीज में एड्रेस द इश्यूज ब्रॉट आउट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो स्कूल का करिकुलम है वो कंफर्म करेगा टुडेस रिक्वायरमेंट की, आज की जो जरूरत है। अगर वो यूनिफॉर्म होगा क्रॉस कंट्री तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करेगा। ये स्टेटमेंट डाल का बिल्कुल सही है, तो टू ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटायर कंट्री में एड्रेस द इशू में, मतलब पॉसिबिलिटी इसकी बात कर रहा है कि टुडेस रिक्वायरमेंट में अगर कोई करिकुलम होगा जो आज के उससे मैच खाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एड्रेस करेगा इशू। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, तो इसको हम सही मानेंगे, इसको हम गलत मानेंगे, क्योंकि हमने क्रक्स समझा था कि इशू क्या है। द प्रॉब्लम इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि उसको हमें सही तरीके से करना चाहिए, कुछ ऐसा करिकुलम लाना चाहिए। ठीक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। फिर कह रहे हैं टोटल इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू परफॉर्मेंस इन और कंट्री विल, मतलब श्योरिटी के साथ रिजॉल्व कर देगा टोटल इरेडिकेशन। बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट को तुरंत गलत मान दिया करो, यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं ना, पॉवर्टी इरेडिकेशन ये सब कुछ ऐसा नहीं है। मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स एंड टीचर्स स्ट्रेटजी इंप्रूव द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस, कहाँ बात हो रही है आपकी मॉनेटरी इंसेंटिव देंगे? पेरेंट्स क्या करेगा? पेरेंट्स तो होपफुल है बस कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा, वो चीजें देख लेगा। समझ रहे हो? पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट कॉम्पिटेंसी एंड अचीवमेंट ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशन। दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड शुड इंश्योर होना चाहिए, कोई ऐसा श्योरिटी वाली चीज नहीं है। चलो डी भी देख लेते हैं। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांस, मतलब एकदम निगेटिव में, मतलब डिप्रेसिंग बात कर दी। आप ऐसे ही हटा दो, निगेटिव डिप्रेसिंग बातें आपको ऐसे ही हटानी। ओवरऑल आप देखो सी पे आ जाओगे सीधे, तो एकदम बेसिक सेंस से अगर आप सॉल्व करोगे आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरा। फिर एजुकेशन पे आ गया, कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस resign themselves to variable outcome. The tyranny of the classroom is that every learner is subjected to the same set of lecture in their same way of the same duration. तो वही जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, कि मतलब एक साल में आपको सातवां करना है, एक साल में आपको आठवां करना है, फिर एक साल में नौ करना है। उसमें क्या होता है, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड थर्ड आते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं आता, वेरिएबल आउटकम होते हैं ना। इन द एंड ए फ्यू लर्नर्स शाइन, सम सर्वाइव एंड द रेस्ट ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि टॉपर निकल जाते हैं, कुछ बैक बेंचर चले जाते हैं। आफ्टर द फिक्स ड्यूरेशन क्या हो रहा है कि द क्लासरूम मॉडल मूव ऑन with not throughout sphere of those left behind. This is how we end up 10% employability in our graduate after a decade and half formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different result. तो ये क्या बात कर रहा है? ये अपना जो एक तरीके से अभी स्कूल चलता है ना कि एक एक साल में चीजें पढ़नी है,
मतलब सारी चीजें यूनिफॉर्म है सबके लिए, वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि 10% एम्प्लॉयबिलिटी हो रही है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जा रहे हैं, और इसको हम बार बार रिपीट करते हैं, उससे हमें कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो कुल मिला के जो अपनी करंट स्कूलिंग है उसको क्रिटिसाइज करा। अब चलो पढ़ते हैं इसको। कह रहा मोस्ट लॉजिकल रेशनल इन्फेरेंस आपको निकलना है। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रेदर देन अटेनमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी। बिल्कुल सही बात है। ये क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज, कन्वेंशनल वाले में जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है जिसकी ये बात कह रहा है कि लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ द लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि ड्यूरेशन पे काम करे, कि एक साल में आपको 7वां कम करना है, एक साथ में आपको छठा करना है, दैट अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी की तो बात होती ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट। कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या होता है कि एक साल के लिए सबको है, सेम एग्जाम सबके लिए होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं कि कमजोर बच्चा है तो उसके लिए ज्यादा करना है, कुछ कम करना है, कुछ दूसरी चीजों पर फोकस करना है। दे डोंट केयर, वो यूनिफॉर्म है सबके लिए। तो उसी चीज को क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ऑल साइज वन साइज फिट ऑल अप्रोच है, सबके लिए सेम है। बिल्कुल ये भी सही है, यही तो हम पढ़ रहे थे ना अभी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि इसी की बात हो रही है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा दोबारा देखोगे एकदम आराम से आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, आप दोबारा देख लोगे तो चीजें समझ में आएंगी। आपको साथ साथ आंसर भी बताना है। फिर कह रहा है अजम्पशन आपको करना है, एज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन योर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कहाँ बात हुई अनऑर्गेनाइज सेक्टर की? इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज द प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम एजुकेशन। बिल्कुल इसको काट दो, ये सही है। मतलब बहुत सारी चीजें आपको स्टेटमेंट सही हो सकता है लग जाए कि हाँ ठीक है ऐसे हो सकता है, दूसरा वाला सही है, पहला भाग गलत है, ऐसे करके या पहला भाग सही है दूसरा गलत है। लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। Even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefit of demographic dividend। बिल्कुल नहीं है, 10% हो रहा है सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी, बिल्कुल बता रहा है वो, उसी चीजों को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो स्टेटमेंट से आप समझ रहे हो कि ऑटोमेटिकली आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वी टेक इट ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम ग्रांटेड लेते हैं कि साइंस का जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड इन न्यूटन और गैलीलियो। दे थॉट ऑफ साइंस एज ए अकाउंट ऑफ वर्ल्ड एंड इट इज एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज व्हाट वाज टू टेल द ट्रूथ। मतलब अभी दूसरा है, लेकिन जब गैलीलियो और न्यूटन के टाइम पे क्या होता था, सिर्फ सच्चाई बताते थे, दे डोंट केयर अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल। द आइडिया दैट, वन सेकेंड, द आइडिया दैट साइंस इज ए सोशल एंटरप्राइज इज मॉडर्न एंड इट बिगिन एट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कि जो सोशल एंटरप्राइज है साइंस का, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आया, वो मॉडर्न है। वी आर सरप्राइज दैट वी कैन नॉट ट्रेस a social sense further back because we nurse the illusion that the industrial revolution in ended in golden age। अब देखो ये कह रहा है कि अभी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि चक्का बनाओ, पहिया बनाओ, इंजन बनाओ, ये करना है वो करना है। उसके पहले क्या था, सच्चाई पे ज्यादा फोकस करते थे, जो चीजें अभी मिसिंग है एक तरीके से। तो ओवरऑल हमने क्रक्स समझा। अब देखते हैं इसमें। कह रहा है रिफ्लेक्ट द थिंकिंग ऑफ अदर। अभी हमें कुछ नहीं पता है, थोड़ा सा एक निचोड़ पता है, अब चलते देखते हैं। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। देखो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये कोई डायरेक्टली पैसेज में नहीं। चलो आगे भी बढ़ते हैं। साइंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल। ठीक है, हो सकता है, बट ऐसे कहीं सिविलाइज सोसाइटी या नहीं है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस। बिल्कुल सही बात है, मतलब था, ये बिल्कुल पॉसिबल था, एडवांसमेंट इसके मतलब सपोर्ट किया था। लेकिन हमें क्या बोलना कह रहा है कि थिंकिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइंस क्या है, उसकी सोच क्या है, वो ये थोड़ी ना बता रहे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बढ़ गया, वो तो कॉमन सेंस की बात है, उसने तो सपोर्ट में लिखा था। साइंस मस्ट परसू द ट्रूथ। यही जो गैलीलियो न्यूटन वाली चीजें थी कि ये भी परसू करे, बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल वेलफेयर। कि दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी है हमें। ट्रुथ को भी परसू करे, एट द सेम टाइम सोशल वेलफेयर होना चाहिए। पहले क्या था, ट्रुथ था, अभी क्या है, सोशल वेलफेयर है सिर्फ। लेकिन अभी क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ट्रुथ भी होना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। तो अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ो और आपको थोड़ा सा क्रक्स इसका पता है, या न्यूटन गैलीलियो का हमने पढ़ा, फिर बाद में देखा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लिया, तो आपको डी ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा। तो हमें यही चीज ध्यान देना है, हमें चारों स्टेटमेंट पढ़ने, बायसनेस नहीं होता। कि आप देख लो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय, मतलब वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट इन द साइंस। यस सही बात है, एडवांसमेंट ऑफ द साइंस वाज पॉसिबल था, बट क्या पैसेज का क्रक्स सही है? नहीं है। पैसेज किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको दिमाग खोल के रखना है हमेशा। और ये जब आप खोलोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, वो पहले वाला भी वीडियो आप जाके देखना, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सीएससी मैट्रिक्स ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहां
मतलब बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। When a child reaches the adolescence, there is a apt to be conflict between the parents and the child. जो हम लोगों का होता है, conflict होता है parents से child से। Since the later consider him to be by now quite capable of managing his own affair, हमें लगता है कि यार देखो पापा, अभी हम सारी चीजें हम खुद अपना मैनेज कर सकते हैं। While the former are filled with the parental solicitude, which is often disguised for the love of power, मतलब एकदम वो भौकाल दिखाते हैं कि तुम क्या हो, तुम भी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। Parents consider usually that the various moral problems which arises in adolescence are peculiarly their provinces. The option they express, however, are so dogmatic that the young seldom confine them and usually go their own way of secret. मतलब उनके क्या होता है कि पापा, पेरेंट्स हमारे पापा मम्मी बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बट वो चीजें हमारे समझ के बाहर होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती क्योंकि उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। तो एंड में क्या होता है कि हम अपने तरीके से ही काम करते हैं। तो ओवरऑल ये चीजें आपकी बता रहा है ना। Based on the above passage, the following assumptions have been made. That Olsen does not feel comfortable with his parenting because they tend to dominating and assertive. वही तो बात कर रहा है स्टेटमेंट में। नहीं नहीं पसंद करते, दे डज नॉट फील कंफर्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। द एडोलसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट की कोई ऐसी बात ही नहीं हो रही कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। अब इसको आप रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ सकते ना, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, आइडियोलॉजी, टाइम्स, उसको आप कंसीडर करोगे तो ये चीजें सही है कि नॉट फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये ऑलरेडी कह रहा है कि यंग सॉल्वेंट कन्फाइड देम, डॉगमेटिक होता है थोड़ा सा। तो ये गलत है, ये वाला आपका सही है, तो ओनली वन यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव पैसेज। पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रंस आर ऑन देयर बिकमिंग द एडल्ट। ठीक है, मतलब जो एडल्ट बन रहे हैं तो शायद बहुत ज्यादा हेल्प ना कर सके, क्योंकि दोनों के अपने अपने तरीके हैं। वही चीज हम पढ़ रहे थे अभी। नाउ आगे देखते हैं। व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट इन लिव्स लाइफ इन अननेसेसरली, ऐसा कोई मतलब सेंट्रल आइडिया नहीं है कि अननेसेसरीली है, नेसेसरली, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिली कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो हम इसको ऐसे ही हटा देंगे। फिर कह रहा है इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंस टेंड टू स्टबर्न, डिसोबीडिएंट, केयरलेस, ये सब भी कहीं बात नहीं हो रही। यही बात है कि दोनों के अलग अलग तरीके हैं। तो जब बच्चा बढ़ रहा है ना, तो पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रंस आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट। मतलब ये एकदम सही है कि मतलब बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते पेरेंट्स। वो हो सकता है कि ना करें, मे नॉट कह रहा है, पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है कि विल नॉट, मतलब वो एकदम से सबको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ठीक है, आपको रिलेटिव स्टेटमेंट देखना है और ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन रखनी है ना। तीन चार और होंगे अभी, देखो जल्दी जल्दी हम सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी चीजें टाइम लग रहा है। एग्जाम हॉल में आप और भी जल्दी सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास प्रैक्टिस होगी। कह रहा है जोग्राफर ने एनालाइज किया 175 सैटेलाइट इमेजेस से ऑफ ओशन कलर को, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एट द ओशन सरफेस, एंड फाउंड दैट द जियांट icebergs are responsible for storing 20% ऑफ द कार्बन इन सदर्न ओशन। मतलब ठीक है, आइसबर्ग जो है वो स्टोर कर रहे हैं कार्बन को 20% अराउंड। द रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दैट मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द जायंट iceberg which contain iron and other nutrients support hitherto unexpectedly high level of phytoplankton। हम कह रहे हैं कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं। अजम्पशन हमें करना है, जायंट आइसबर्ग हैव ए बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन ऑफ द सदर्न ओशन। अब देखो ये तो बिल्कुल सही बात है, अजम्पशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी चीजें होती है ना, प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं एक तरीके से। अगर आप फूड चेन में देखते हो तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल सही है, एंड फूड चेन ऑफ द सदर्न ओशन। अब फूड चेन की बात यहाँ नहीं हो रहा है, तो दिस इज सब्जेक्टिव। अब यही सब्जेक्टिव आता है, लेकिन यहाँ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो हो सकता है जम्पशन हम उसके एक एक फॉरवर्ड आगे चले जाएं कि प्रोडक्टिविटी होगी, तो फूड चेन भी उसमें कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव नेगेटिव होंगी होंगी इन सदर्न ओशन। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है सही हो जाए। फिर कह रहा है मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ क्लाइमेट चेंज की तो यहाँ कहीं बात नहीं हो रही है। फिशरीज, फिशरीज की कहीं बात नहीं हो रही, तो आप सीधे काट दोगे कि ऐसा कुछ पैसेज में नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पैसेज के हिसाब से नहीं है। पैसेज में ऐसे कुछ नहीं मेंशन है। पैसेज में यही है ना कि फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ मेल्टिंग। तो वही कह रहा है हैव बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन ऑफ द सदर्न ओशन। तो दिस माइट बी ट्रू, बट दिस इज इनकरेक्ट। तो एक सही हो सकता है, या तो एक होगा या डी होगा, लेकिन अभी के लिए मैं वन ही जाऊंगा। एक तो आपको हमेशा डिबेट मिलेगा, हर साल मिलता है, बट मैं अभी भी वन के साथ ही जाऊंगा कि ठीक है यहाँ सही हो गया, हो सकता है वो वाला हमारा गलत हो जाए, वो वाला गलत हो गया, ये सही हो जाए। तो एक सही होंगे एक गलत होंगे आपके, ओवरऑल पॉजिटिव में जाओगे। नाउ अब देखो,
In robust democracy, reality, however inconvenient it may be, find its expression in both speech of political leaders and the other social form of assertion. The existence of the real has to be transparent, both through its circulation in and by the media as well as argumentative articulation, deliberative democracy. Normatively responsible media, though its communication effect has been responsible to circulate द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब मीडिया के बारे में बात करा, दुनिया भर का ज्ञान दिया, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। लास्ट में एक चीज बोल रहा है कि नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन। तो कहीं ना कहीं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है जो मीडिया है। अभी देखते हैं, हमें नहीं पता यार, थोड़ा सा नहीं समझ में आया पैसेज, लेकिन चलो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कह रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ठीक है, हो सकता है रियल एंड आइडियल डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ लिखा नहीं है। फेक न्यूज सीम्स इनहेरेंट इन लाइफ इन आइडियल डेमोक्रेसी, फेक न्यूज ऐसे कुछ बात नहीं हुई है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आइडियल डेमोक्रेसी, देखो ये भी ऐसे कोई बात नहीं हुई है। इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर कैन नॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल, अब पॉलिटिकल लीडर की देखो तो ये आप ऐसे हटा दोगे। अभी तो हमारा चारों हट रहा था, अभी दो पे हम आ गए। देखो ऐसे हमें सॉल्व करना है, लाइक एग्जाम हॉल में हम अपना दिमाग ऐसे चला रहे हैं कि मतलब हमें सब गलत भी लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे रिलेटिवली कौन ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया। फेक न्यूज सीम्स, फेक न्यूज का ऐसे कहीं नाम नहीं आया। सीम्स इनहेरेंट इन आइडियल डेमोक्रेसी, ऐसा भी नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या बचा, एक ही बचा, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन आइडियल डेमोक्रेसी, जो कि यहाँ भी आप थोड़ा सा जब पढ़ोगे दोबारा, मीडिया थ्रू कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्टॉर्शन, यही कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल एंड आइडियल डेमोक्रेसी। अब देखो हम पहले चारों गलत मान गए क्योंकि चीजें हमें समझ नहीं आई, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगी, लेकिन जब आप एलिमिनेट करते आए तो आपको लगा कि एक ही सही है। तो दिमाग भी ऐसे ही चलता है, आपको रिलेटिविटी देखना है, फिर आप दोबारा पढ़ोगे पैसेज तो आपके 2 मार्क्स आराम से बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दो दो तीन पैसेजेस और हैं। Nowadays there is a growing trend to use interconnected home devices। ठीक है, अभी क्या है ट्रेंड है कि होम डिवाइसेस मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, कि स्विच ऑन कर दिया तो ये भी चल गया वो भी चल गया। कुल मिला के इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। एज ए कंज्यूमर इंक्रीजिंगली नेटवर्क देयर होम्स, द कनेक्टेड होम डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर्स, कहाँ गया, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर विल सीक टू ओवरकम थिन प्रॉफिट मार्जिन बाय गैदरिंग मोर और पर्सनल डेटा, मतलब वो गैदर कर रहा है पर्सनल डेटा को, चुरा लिया। कि मान लो आप अमेजोन पे सर्च कर रहे हो कि यार मतलब विंटर क्लोथ, अब उनको पता चल गया कि किस लोकेशन पे किस एरिया पे कहाँ क्या डिमांड है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो विद और विदाउट अवर एग्रीमेंट, हमें पता भी नहीं चलता। टर्निंग द होम इनटू कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट, मतलब कहीं ना कहीं उनको फायदा ही होगा, वो स्टोर कर लेते हैं डेटा को। Corporate marketing will have powerful incentive to observe consumer behavior to understand the buying needs and preferences of their owner। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है कि जो हम चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इधर उधर, उससे कहीं क्या हो रहा है कि हमारे डेटा भी जा रहे हैं। उसको फायदा किसको हो रहा है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि हम जान भी पाते हैं नहीं भी जान पाते, वो चीजें हमारी समझ जाते हैं, उनको बिहेवियर या प्रेफरेंस वो सारी चीजें पता चल जाती हैं ना। आपको बताना है प्रैक्टिकल इम्प्लाइड बाय द पैसे, knowledge of the consumer behavior lead to more capital expenditure manufacturers sector, माइट बी दिस इज करेक्ट, बट ये एक सिर्फ एस्पेक्ट है पैसेज का। मतलब ये इम्प्लाई नहीं कर रहा है पैसेज को। ठीक है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में कर सकते हैं, अगर हम बहुत इनडायरेक्टली निकाले तो सही आपको लगेगा, बट ऐसे कुछ डायरेक्टली मेंशन नहीं है। चलो आगे भी पढ़ते हैं, आपको चारों स्टेटमेंट पढ़ना है। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो ये तो कहीं लिखा नहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री होगा, वो तो पर्सनल ग्रोथ पड़ेगी ना। वो तो एक तरीके से आपने चुराया चीजें देखी, आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ सकती है। इंटरकनेक्टेड डिवाइस इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर एंड इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ये कोई इंप्लाइड नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कुछ और बात कर रहा है कि चोरी हो जा रहा है आपका पता भी नहीं चल रहा है। चौथा पढ़ो, अब देखो अभी आपको तीनों सही लगेंगे, लेकिन अभी जैसे ही आपका चौथा आएगा, इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी ए सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर में हैव प्राइवेसी रिस्क ऑल्सो। बिल्कुल वही तो बात हो रहा है ना, कि सिक्योरिटी रिस्क है, प्राइवेसी रिस्क है, हमें पता भी नहीं होता उनके पास डेटा चली जाती है विदाउट आवर एग्रीमेंट। यही है पैसेज का इम्प्लाइड, यही है। आप स्टेटमेंट आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन मेन ये है बात इसके बारे में हो रही है। तो दो तीन स्टेप में आपको चीजें समझना है। सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ना है, फिर पैसेज का आपको क्रक्स खुद में ही समझ जाना कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। इतना आपने समझ गया, आप समझ गए, आप ऑटोमेटिकली आंसर पे जाओगे। नहीं तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे उसको ऐसे ज्ञान के जैसे लोगे और फिर जाके चेक करोगे तो आपको सारे सही लगेंगे। फिर जो क्रक्स समझा, फिर उसी क्रक्स को आपको ढूंढना है
किसमें से क्या है। जैसे आपने ये पढ़ा, हमें पता चल गया कि डेटा उटा की बात कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो वही तो चीज है ना, इंटरकनेक्टेड डिवाइस कैन बी एट ए सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर में है प्राइवेसी रिस्क। वही बात हो रही है। यही तो इशू है, प्राइवेसी रिस्क हो गया कि चीजें आपकी डेटा ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कैसे आपको क्या करना है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको रिप्लाई भी करते रहना है, ठीक है। आपको इसमें रिप्लाई भी करते रहना है, इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे मैं आप लोग के ले लूंगा, आप रेडी रहो अपने डाउट्स के साथ में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दो और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। देखो जल्दी से निपटा रहे हैं हम। ग्रीन ग्रोथ इन्वॉल्व रीथिंकिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी विद द रिगार्ड इन इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है एक तरीके से। इन रीथिंकिंग ग्रोथ वी नीड टू फोकस ऑन द करंट रियलिटी ऑफ ए रिसोर्स कंस्ट्रेंट वर्ल्ड। तो हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट है वर्ल्ड। Resources intensive and in particular energy intensive processes will need to make a more efficient and resources frugal development strategy we are to avoid the economic debt and or world in which only small elite is able to enjoy affluence in the midst of the sea of poverty। अभी ये कुल मिला के एक तरीके से ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, कि इससे क्या हो रहा है कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो अभी करंट में चीजें चल रही है ना, उससे किसको फायदा होता है, कुछ स्मॉल लोगों को, एलिट लोगों को फायदा होता है, जहाँ की इतनी सारी गरीबी है। तो ग्रीन ग्रोथ की बात हो रही है तो पॉजिटिव है, ये कह रहा है कि अभी निगेटिव में चीजें चल रही, वल्नरेबल है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एक तरीके से, कुछ ही लोग हैं, इन इंक्लूसिवनेस है कि कुछ लोग फायदा हो रहा है बाकी सारे लोग पुअर है। तो हमें ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करना है जो इन्वायरमेंट को थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से ले चले, ठीक है। अभी ये चीजें हमें समझ में आई। क्रक्स रिफ्लेक्ट द क्रक्स बताना है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज इनइमिकेबल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ए हाई रेट ऑफ जीडीपी। अब देखो यहाँ कहीं जीडीपी की बात नहीं हुई थी, स्टेटमेंट माइट बी ट्रू बट ऐसा कुछ नहीं है। चलो और पढ़ते, पावर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ही हटा देना है। जैसे आप डिप्रेसिंग स्टेटमेंट देखो ना, हटा दो कि ऐसा तो होगा ही नहीं। मेंटेनिंग हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इज नाउ प्री रिक्विजिट फॉर अचीविंग स्टेडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ये कुल मिला के क्या ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है ना, तो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को इज नाउ प्री रिक्विजिट, कि हमें जैसे ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, अचीविंग स्टेडी सफिशिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां सारे लोग हो। नहीं तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ ही लोग अमीर है, बाकी सारे लोग गरीबी में लड़ रहे हैं। With a large population, rampant poverty, limited resources, today's world degradation cannot be prevented। देखो डिप्रेसिंग स्टेटमेंट है, इसको आप हटा दोगे, ये हटाओगे, ये हटाओगे। अब ये दोनों में आप बताओ कौन सा है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी से केवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अचीविंग हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, ऐसे कहीं हाई रेट जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं हो रही। ये इंक्लूसिवनेस की बात है, देखो यहाँ पे हो रही है, ये है इंक्लूसिवनेस। प्री रिक्विजिट है इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। ये क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। तो आप समझ गए, सी आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, आपको पढ़ना है। कह रहा है ओनली विद लॉन्ग एक्सपीरियंसेस एंड ओपनिंग ऑफ द हिज वेयर्स ऑन मैनी ए बीच वेयर हिज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन। मतलब तरीके से बताया जा रहा है कि लॉन्ग एक्सपीरियंस है आप, ठीक है। विल द मर्चेंट कम टू नो द वर्थ ऑफ व्हाट इज कैरी। मतलब आप कहीं जा रहे हो, किसी और जगह पे जा रहे हो जहां आपका लैंग्वेज नहीं चल रहा है, तो वहां आपको समझ में आएगा कि क्या हो। मान लो आप यहाँ से सीधे केन्या चले जाओ, वहां की लैंग्वेज नहीं है, तो वहां आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। वर्थ ऑफ व्हाट ही कैरीज, मतलब आप क्या कैरी करते हो। एंड व्हाट इज द पैरोकियल एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन दिस चॉइस, कि मतलब क्या आपके लिए लोकल था, क्या अभी यूनिवर्सल चॉइसेस है। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि अरे यार हमारे यहाँ तो ये था, ये तो यहाँ भी यहाँ है। फिर आपको लगेगा कि अच्छा ये तो यूनिवर्सल है, मतलब ये सारी चीज सब जगह है। नाउ सच delicate goods or justice, love and honor, courtesy and indeed all things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. Now, and the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain in travel to those who wish to live at ease among the fellow। तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की बात कर रहा है कि आप बाहर जाते हो, देखते हो लोगों को, सीखते हो। एक चीज जो सबसे कॉमन होती है वो वैल्यूज है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवल। अभी पढ़ते हैं, व्हेन वी मीट पीपल व्हाइल ट्रैवल वी लर्न differentiate between imagination and understanding communities and nationalities local values and universal values। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल क्या है, लोकल क्या है, मैंने आपको पहले में ही बताया, पहले पैराग्राफ में ही बताया। नाउ with reference to the above passage following assumption have been made। travel lead to the understanding of the human, लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ट्रैवल हेल्प्स, हेल्प मतलब 0.00001%, मैं आपको पढ़ाता हूँ ना जीएस में, पीवाईक्यू एनालिसिस में, वहां भी ये चीजें काम करती हैं। कह रहा है कि हेल्प्स
दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, हेल्प करता है क्योंकि वो चीजें आप सीखते हो। ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रैवल कैन रिजॉल्व द डिफरेंसेस अमंग द पीपल। ऐसे नॉट नेसेसरली, ये कह रहा है कि फायदा होता है बट डिफरेंसेस रिजॉल्व कर देगा, ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है। ईज कर देगा, बट रिजॉल्व करना इज डिफरेंट थिंग। मतलब समझ नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकता है, समझ बढ़ा सकता है। रिजॉल्व मतलब कि एकदम सॉल्यूशन ही दे दिया, सॉल्यूशन नहीं दे सकता है, समझ बढ़ाता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप तीन गलत करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वन एंड टू करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने 2024 के पैसेजेस एनालाइज किए। और मतलब एक वीडियो और भी पड़ा हुआ है, कोशिश रहेगी एक आध और कराए, नहीं तो जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आप उसमें हो तो वहाँ हम ये सारी चीजें देखेंगे। कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, आप चाहोगे यहाँ पे डाउनलोड करोगे, आपको दिख जाएगा। जिनको नहीं मालूम है, बहुत सारे लोग आते हो कहते हो कि मुझे पता ही नहीं था, अभी मेरा एडमिशन ले लो पाथ फाइंडर में, ये कर लो वो कर लो। तो वो चीजें डिफरेंट हो जाती है थोड़ी, क्योंकि चीजें पीछे चली जाती है। पीवाईक्यू एनालिसिस के हैं, आप जाओ यहाँ पे यूपीएससी कोर्सेज में आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी आपके डाउट हैं, यू कैन आस्क योर डाउट। जो भी होगा मेरे से मैं एड्रेस करूंगा। आप चैट में अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड लाइक कर दो, जितने भी लोग हैं एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करो यार ना। और ये टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है, सीएससी मैट्रिक्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी आपके डाउट हैं, आई होप आपको सेशन थोड़ा समझ में आएगा। मैंने आपको एस्पिरेंट माइंडसेट से चीजें समझाई हैं। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे कुछ भी पढ़ा दिया जाए, कैसे हमारा दिमाग चलता है, कैसे चीजें गलत होती है, कैसे सही होती हैं, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है। तो वो सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी होंगी। ओके। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार रिपीट, एक बार आप दोबारा देख लेना, अभी सब डाउनलोड हो जाएगा। चलो, और कोई डाउट है आप लोगों के कुछ सी सैट को लेके, पैसेजेस को लेके? यू कैन आस्क, नो इशू। हमने देखो क्विकली खत्म कर दिया। थोड़े आप लोग रहते हो, एंगेजमेंट बढ़ती है, बट यूट्यूब पे कम आते हैं। लाइव क्लासेस ज्यादा अच्छी रहती है जो ऐप वाली होती है। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। entertainment and problem solution, I am fine. How are you? Okay, thank you Mumal, thank you, thank you। कोई डाउट नहीं है। रेखा पाल डिस्ट्रॉयर, अमेजिंग सेशन सर, हाउ मेनी क्वेश्चन कैन बी एक्सेप्ट फ्रॉम द पैसेज? पैसेज में 27 क्वेश्चन आते हैं, 27 आउट ऑफ 80। तो 27 अगर आप देखो, 25 गुना 50, अराउंड 70 प्लस मार्क्स हो जाते हैं। सर आई हैव गिव 3 अटेम्प्ट्स बट कभी जीएस में रह जाता हूँ, कभी सी सेट में। आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। थोड़ा सा मतलब चीजें ऑर्गेनाइज रखो। देखो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, जीएस भी इंपॉर्टेंट होता है और सी साइड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों को बैलेंस बना के चलना है। अगर आपका जीएस भी निकला, सी साइड भी निकला है, तो कोशिश करो। देखो मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों की, जो पाथ फाइंडर में नहीं भी है उनको मैंने बाहर से स्ट्रेटजी बताई थी कि आप लोग उस हिसाब से चलो। तो एक वीडियो पड़ा होगा, स्ट्रेटजी लास्ट 150 डेज स्ट्रेटजी, तो उसमें आपको सी साइड कैसे कवर करना है, जीएस कैसे करना है, उसको आप जरूर देखो। ओके, थैंक यू, थैंक यू। फ्रॉम इंग्लिश? अरे नहीं, क्या आप क्या बात करो, इंग्लिश में ही रहता है ना, सारे सारे पैसेज हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। 27 पैसेज होते हैं, इंग्लिश में वो होंगे, हिंदी में भी होंगे। तो 27 ही रहते हैं टोटल, उसमें कोई हिंदी के पैसेज नहीं आते अलग से। हाँ, पीवाईक्यूज आप मनीष मीना कर सकते हो, ले सकते हो, तो ओपन है। आप ज्वाइन कर लो, जो भी कोर्सेज यहाँ पे ओपन है यू कैन एनरोल, नो इश्यूज। और कुछ? चलो ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ओके, फिर चलते हैं। आप लोग भी कुछ खा लो क्योंकि 10 बज गए हैं। और सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, क्योंकि वहाँ अपने क्विक सेशंस हो जाएंगे, जल्दी से हम सेशन ले सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी बातें भी होंगी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय। अच्छे से पढ़ाई करो, बी केयरफुल। और बी डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे आर नॉट क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन बिहेवियर। तो वो चीजें आपको हटा के रखना है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग कोर, मतलब एक अपनी कोर प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ यूपीएससी के लिए। सो मेक श्योर यू आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन। धीरे धीरे डेली पढ़ो, ऐसा नहीं होता कि आपको हर दिन ज्यादा ही पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा करके भी आप पढ़ोगे तो एक टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है? यस यस, पीवाई को अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, सेशन खत्म करते हैं।
ऑल द बेस्ट। बाय।